गुड आफ्टरनून क्लास 8। आपका जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा था वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट नहीं है, ऐप डेवलपमेंट, उसका ये लास्ट वीडियो, सेकेंड एंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, मोबाइल ऐप और इन सारी ऐप्स के बारे में बताया था कि ये ऐप्स कैसे कैसे वर्क करती हैं। इसमें यूजेज ऑफ कॉमन ऐप, कुछ कॉमन टाइप की ऐप हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनसे वर्क करते हैं, वो बताएगा। हालांकि वो सब चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक पता है, लेकिन अब ये चैप्टर का पार्ट है तो बताना है सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन किस तरह से ऐप यूज़ करते हैं ये आप मुझसे बेटर जानते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग तो उतना यूज़ नहीं भी करते हैं। तो कुछ ऐप्स को भी, जो बहुत सारी ऐप्स हम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, इनको भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें से कुछ ये मेन कैटेगरीज मैंने आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहले आती है आपकी एजुकेशनल ऐप। एजुकेशनल ऐप्स का मतलब है ऐसी ऐप जो हमारी पढ़ाई लिखाई या किसी तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की जो हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कन्वे कराने में हमारी हेल्प करती हैं। आज के टाइम पर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और सारी चीज़ें हुई, तब से एजुकेशनल ऐप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत तरीके से एजुकेशनल ऐप्स यूज़ की जाने लगी। कुछ कॉमन टाइप की एजुकेशनल ऐप्स हैं जिनके टीवी पर एड्स आते हैं, जैसे खान एकेडमी। खान एकेडमी एक पॉपुलर ऐप है, आपकी बुक में भी उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसकी इमेज बनी हुई है। और उस तरह से और भी बहुत सारी हैं। बायजूस है, मेरिट नेशन है, वेदांतु है, अन अकेडमी है। इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आप लोगों को या हम लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं जो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड है। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा डेटा वहाँ पर अवेलेबल होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग ये जो मैंने नाम लिए ये सारी पॉपुलर ऐप हैं। और भी बहुत सारी आती हैं जो मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो उतनी पॉपुलर नहीं है, तो वो स्कूल वाइज वो लोग जो लोग ऐप डेवलप करते हैं वो लोग स्कूल वाइज उनको बेचते हैं, जिससे स्कूल उनको परचेज़ करता है और फिर अपने स्टूडेंट्स को वो ऐप्स प्रोवाइड कराता है। बहुत टाइप की आती हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिए तो ऑल ओवर मतलब इंडिया हर जगह अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, देखा होगा यूज़ करते हुए लोगों को अलग अलग एजुकेशनल ऐप्स, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो सारा कंटेंट आपकी बुक से रिलेटेड ही हो, लेकिन काफ़ी हद तक वो मतलब एज इट इज़ जैसे बुक में दिया है ऐसे तो नहीं, लेकिन वो टॉपिक जो भी टॉपिक्स दिए होते हैं वो सारे टॉपिक्स वो लोग वीडियोज़ की हेल्प से या टेक्स्ट की हेल्प से या मतलब जो भी PDF या उसकी हेल्प से वो लोग कवर कराते हैं। क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है या और कुछ जैसे भी कोई ये सम्स होते हैं, उन सबको भी वीडियोस की हेल्प से या फिर लाइव क्लास की हेल्प से वो लोग कवर कराते हैं। तो ये आज के टाइम पर पहले तो एजुकेशनल ऐप्स की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ये इस कंडीशन स्टार्ट हुई, जब से ये कोविड वाली कंडीशन स्टार्ट हुई, उसके बाद से लॉकडाउन होने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा लोग इसे परचेज़ भी करने लगे। उससे पहले भी थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर एजुकेशनल ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के एजुकेशन के लिए, मतलब स्कूल की एजुकेशन हो या हायर स्टडीज़ की एजुकेशन भी है। आज का अब तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशंस भी वो लोग इसी के थ्रू कराते हैं। तो आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हैं। जितने भी नाम मैंने लिए सारी हमारी एजुकेशनल ऐप्स की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है सोशल नेटवर्किंग। ये जिसमें जितनी भी ऐप्स आती हैं ये सब लोग यूज़ करते हैं, मतलब 99% पॉपुलेशन इन ऐप्स का यूज़ करती है, खास तौर से व्हाट्सएप तो उसका नाम है, लेकिन वो एक टाइप की सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को मैसेज, टेक्स्ट, कुछ भी वीडियोज़, इमेजेस कुछ भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। वो सारी सबने देखा है, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। उसको आप लोग यूज़ करते हो, देखा है यूज़ करते हुए किस तरह से व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। उसी में ये कुछ और भी कैटेगरीज आती है, जैसे फेसबुक है, वो भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आता है। एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें सोशली लोगों से कनेक्ट कराती है, ठीक है। हम फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, जानने वाले में हम लोग उससे सोशली कनेक्ट होते हैं। ट्विटर जो आता है, ट्विटर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। एक blogger.com करके ऐप आती है, ब्लॉग का उसमें मतलब वो blogger.com क्या करती है, उसको वो ब्लॉगिंग ऐप है, मतलब वो ब्लॉगिंग है। वो ऐप क्या मतलब वेबसाइट है, उस पर ब्लॉगिंग का मतलब होता है उस पर मतलब हम 2-3 पेज का कंटेंट, आर्टिकल या कुछ भी लिखना चाहें किसी मुद्दे के ऊपर, या वैसे भी कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और उसे जो भी हम लोग उसको जो भी लोग उसको हम लोगों को फॉलो करेंगे या उस पर कनेक्टेड होंगे वो उसे पढ़ सकते हैं।
ट्विटर जो होता है इसको माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लॉग में बहुत डिटेल में लिखा जाता है, 2-2 3-3 पेज में लोग लिख डालते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि 3-4-5 लाइन में हमें वो चीज़ लिखनी होती है। नॉर्मली जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोग उनके ट्विटर अकाउंट्स होते हैं। ट्विटर अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमारे जानने वाले उससे कनेक्टेड होंगे। और ये जो भी मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं, पब्लिक फिगर हैं जिनको लोग जानते हैं, उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं ट्विटर अकाउंट के थ्रू। जितने भी आप लोग बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मतलब पॉलिटिशियंस नेता एक ही बात हुई, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके अपने ट्विटर अकाउंट है, उस पर बहुत सारे लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं। जब वो किसी मुद्दे पर रिएक्ट करते हैं तो लोगों के भी उसी तरह से रिएक्शन आते रहते हैं। तो ये देखा सुना होगा आप लोगों ने, ट्विटर तो शायद आप लोगों ने नहीं यूज़ किया हो, लेकिन सुना होगा ट्विटर के बारे में। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम भी बहुत आप लोगों में से कुछ बच्चों ने यूज़ किया होगा, देखा होगा। तो इस तरह से ये ऐप जो हमें सोशली कनेक्ट कराती हैं लोगों से, वो हमारी आती हैं सोशल नेटवर्किंग में, ठीक है। फिर आती है इंटरटेनमेंट ऐप। इंटरटेनमेंट ऐप में बहुत सारी ऐप आती हैं, बहुत सारी ऐप आप लोगों ने यूज़ की होगी, जैसे हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम है, ये सब इंटरटेनमेंट ऐप है जो टीवी प्रोग्राम से लेकर नई नई मूवीज़ और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जो डायरेक्टली उन पर ही रिलीज़ होती हैं। आप आज के टाइम पे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, कुछ जब सिनेमा हॉल्स बंद थे तो बहुत सारी मूवीज़ डायरेक्टली आपकी इंटरटेनमेंट ऐप्स पर ही रिलीज़ हुई थी। तो ये सारी ऐप जितने मैंने ये हैं, हॉटस्टार है और भी कई सारी, बहुत सारी हैं, आप लोगों को नाम पता होंगे बहुत सारे, तो मैंने 2-3 अमेजॉन प्राइम है और भी बहुत हैं, कई सारी हैं। तो इनमें टीवी प्रोग्राम से लेकर जो भी जिस भी तरह के हमें एंटरटेनमेंट कंटेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल होती हैं। लाइव भी आते हैं, लाइव मैचेस भी आते हैं कई सारी ऐप्स में। तो लाइव मैच का भी है कि आप डायरेक्टली IPL के मैचेस लाइव भी देख सकते हो। कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे भाई जिनके जो लोग लड़के जैसे जो स्टूडेंट्स से बाहर रहते हैं, उनके पास मान लो टीवी नहीं होता है, तो वो लोग इन ऐप्स का यूज़ करके इनका सब्सक्रिप्शन लेकर डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा कंटेंट इस पर अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। जितने भी बैंक आप लोगों के होते हैं, देखो जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ तब से ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज स्टार्ट हो गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी पहले नहीं थी, उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे हुई। नेट बैंकिंग फैसिलिटी आज की नहीं है। मेरा जो पहला अकाउंट था उसमें मैंने नेट बैंकिंग फैसिलिटी 2006 में ली थी, लेकिन तब वो नेट बैंकिंग उतनी ज़्यादा लोगों को जानने में भी नहीं थी और लोग यूज़ भी नहीं करते थे। धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और डेबिट कार्ड भी इस तरह से हो गए कि कोई कहीं भी यूज़ कर सकता है और मतलब उसको हम इंटरनेट पे भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। पहले के टाइम पर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आज से बहुत साल पहले जब मैंने पहला अकाउंट खुलाया था, उसमें जो ATM कार्ड मिला था, तो वो ATM कार्ड ऐसे होते थे कि जिस बैंक का ATM कार्ड है उसी बैंक में यूज़ कर सकते थे। बाद में वो धीरे धीरे फैसिलिटी अवेलेबल हुई कि किसी भी ATM में यूज़ कर सको, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों में चेंजेस आए। पहले इतना आसान नहीं था, ATM से भी यूज़ करना वो था कि अगर आपके पास PNB का ATM कार्ड है तो आप PNB वाले ATM से ही उसे एक्सेस कर सकते थे। वो टाइम के साथ साथ उन्होंने उन चीज़ों को और डेवलप किया और बाद में, और अब पूरा बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट की हेल्प से चलता है। हर बैंक के अपने अपने ऐप हैं, HDFC के, ICICI के, सबके अपने ऐप हैं। उन ऐप्स के जरिए भी हम डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने गूगल पे इन सबको देखा होगा, वो तो है ही, लेकिन हम डायरेक्टली बैंक की ऐप का यूज़ करके भी किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और अपना अकाउंट बैलेंस भी टाइम पर चेक कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करा दी। उससे फ़ायदा बैंक को भी हुआ और बैंक कस्टमर्स को भी हुआ। बैंक को फ़ायदा इसलिए हुआ कि बैंक की भीड़ थोड़ी सी कम हो गई पहले की तुलना में। पहले ज़्यादा भीड़ होती थी, अगर 100 रुपये भी निकालने हो तो उसके लिए बैंक जाना पड़ता था और ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। अब वो सारा काम बैंक के ऑटोमेटिकली आपका इसी से हो जाता है कि हम लोग जैसे भी करना चाहें उसको भेज सकते हैं, उतनी दिक्कतें नहीं है। भाई जमा करना है, ज़्यादा अमाउंट है तो आपको जमा करने बैंक जाना होगा, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करना है अगर डायरेक्टली तो हम कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐप आती हैं, ठीक है। SBI बडी आती है, ICICI पॉकेट्स आती है, पेटीएम है, गूगल पे है। ये सब हमारी बैंकिंग में फाइनेंस में आती है। ये हमको फाइनेंस की फैसिलिटी बैंकिंग में तो नहीं है, लेकिन फाइनेंस में ये हमें फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू हम जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहें वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई-कॉमर्स। देखो ई-कॉमर्स को समझने से पहले दोनों वर्ड को अलग अलग समझना जरूरी है। कॉमर्स का मतलब होता है व्यवसाय, मतलब बिजनेस। कॉमर्स वर्ड जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब खरीद फरोख्त, खरीदना बेचना, लेन देन, व्यापार, जो भी कह लो, वो सब कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। जब वही कॉमर्स वाला काम, वही काम हमारा इलेक्ट्रॉनिकली होने लगता है, मतलब इंटरनेट का यूज होकर होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ई-कॉमर्स।
ऐसा बिजनेस जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, या ऐसा बिजनेस या ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो हम इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं ई कॉमर्स। सबने देखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। अमेजॉन, स्नैपडील, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट, ये सारी वेबसाइट जो है ये सब ई कॉमर्स में आती है। OLX भी ई कॉमर्स में आती है। OLX में मतलब बायर और सेलर दोनों एक जगह पे मिलते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और सामान को बेच देते हैं। बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो वेबसाइट्स वो डायरेक्टली आपको सामान प्रोवाइड कराती है। हमको कोई भी सामान खरीदना हो, हम अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, स्नैपडील से ऑर्डर कर सकते हैं, शॉपक्लूज से ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, जिससे भी चाहेंगे उससे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स हमें डायरेक्ट इन्हें हम ऑर्डर करके सामान अपने घर पे मंगवा सकते हैं। सबने देखा, सबने यूज़ किया, कोई नई चीज़ नहीं है। आज से 5 साल 6 साल पहले अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाता था तो मुझे बताना पड़ता था ये कैसे कैसे होता है। आज के टाइम पे नहीं बताना पड़ता है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया स्कूल में तब मुझे बताना पड़ता था कि कैसे अमेजोन से सामान मंगवाया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे नहीं बताना है, क्योंकि आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरह से आप लोग मंगाकर उस सामान को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबने ही यूज़ किया है, सबने देखा भी होगा यूज़ करते हो। बहुत सारा सामान होता है जो हम लोग उससे मंगा सकते हैं, जो बुक्स हुई, मोबाइल्स हुए, घर का मतलब मैक्सिमम सामान आप इसके थ्रू, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर तरह का सामान अवेलेबल होता है। ऐसे ऐसे सामान भी अवेलेबल होते हैं जो आपको लगेगा कि शायद वो इस चीज़ पर ना मिले, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी भी कराई जाती है। ठीक है, तो वो सब कुछ अवेलेबल है आपके ई कॉमर्स में। किसी ना किसी वेबसाइट पे आप लोगों को वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। एक उससे फ़ायदा ये होता है कि भाई जैसे बाराबंकी में आप लोग रह रहे हो, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो बाराबंकी सिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ खरीदनी है तो वो आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। बहुत ऐसे शोरूम होते हैं जो हर शहर में नहीं होते हैं, लखनऊ जैसे शहर में भी नहीं होंगे, और वो चीज़ आपको परचेज़ करनी है तो वो आप डायरेक्टली आप इन्हीं में से किसी वेबसाइट का यूज़ करके परचेज़ कर सकते हो। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, तो उनको हम उनकी इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको सामान को मंगवा लेते हैं। तो ये तो मतलब हो गए इनकी कैटेगरीज, किस तरीके से हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, उसी के हिसाब से इनको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ और भी हैं इसमें जो आप अभी ये एंटरटेनमेंट ऐप जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, तो इसमें हॉटस्टार के साथ साथ गाना ऐप है, बुक माई शो ऐप है। भी बुक माई शो जो होता है ये भी हमारा एंटरटेनमेंट ऐप है। अभी मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और भी 2-3 दिए हुए हैं। सावन एक ऐप होता है, सावन ऐप होता है, फिर गाना है, बुक माई शो है, ये भी हमारे एंटरटेनमेंट ऐप में आते हैं क्योंकि ये हमें उस तरह का म्यूज़िक और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। बुक माई शो से भी आप लोग अपने टिकट बुक कर सकते हो, मूवीज़ के बुक कर सकते हो, और जो लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट मतलब देखा होगा म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके भी टिकट अवेलेबल होते हैं। और यही नहीं, जो क्रिकेट मैच होते हैं, किसी भी तरीके के मैच होते हैं, इनके भी टिकट बुक माई शो या इस तरह की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। तो वो सब भी हम लोग बुक कर सकते हैं। वो मैंने फिर से इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि ये सबका आपके बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, और ई कॉमर्स में एक और नाम छूट गया, जैसे ये सब जो हैं ज़ोमैटो है और स्विगी है, ये सब भी हमारा ई कॉमर्स में आएगा। इसमें भी हम पैसे दे के सामान मंगवाते हैं, तो ये भी हमारा ई कॉमर्स में आता है कि वो ऐप जो है वो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि दुकानदार भी उससे जुड़ा हुआ है, जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और जिनको रेस्टोरेंट में खाना है वो भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ऑर्डर करके डायरेक्टली खाना अपने घर मंगवा लिया, तो उससे ये उसका भी आजकल यूज़ बढ़ता जा रहा है। भाई बाराबंकी जैसे शहर में तो शायद उतना यूज़ ना हो, लेकिन लखनऊ जैसे शहरों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली इसे, कभी कभी मतलब नॉर्मली क्या मतलब बहुत जो लोग बाहर रह रहे हैं अकेले, या देर हो गई, या इस तरह की कोई कंडीशन आ गई, या कोई ऐसी चीज़ है जो घर पे नहीं बन सकती है, घर पे नहीं हम अवेलेबल हो पाती है, तो वो चीज़ हम मंगा कर खा सकते हैं। भाई जैसे मार्केट से समोसा खरीदते हो वैसे ही भाई ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो दोनों सिस्टम है, जैसे भी करना चाहें। कोई स्पेसिफिक शॉप है, मान लो उसकी वो बहुत दूर है, वहाँ जा पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उससे मंगा कर भी खा सकते हो। तो ये सारी भी हमारी आती हैं ई कॉमर्स में ही, चाहे वो ज़ोमैटो हो, चाहे वो स्विगी हो, कोई भी ऐप हो, ये भी हमारी ई कॉमर्स में आती है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। एक कुछ लोग जो सामान हमें प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेचने वाले हैं, और हम लोग जो है जो सामान खरीद रहे हैं वो हम खरीदने वाले हैं। तो दोनों तरह का सिस्टम चलता रहता है। फिर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग एन ऐप फ्रॉम अ गूगल प्ले स्टोर। ये तो उसमें दिया हुआ है, आपकी बुक का एक टॉपिक है कि डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग एन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर से कैसे हम ऐप को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बताने वाली है, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनको पता है कि प्ले स्टोर से कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर मोबाइल में हमें कोई इसी ऐप की ज़रूरत होती है तो हम डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाते हैं, अगर वो एंड्रॉयड मोबाइल है तो, और प्ले स्टोर पर हमें उस ऐप को सर्च करते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। वो ऐप पूरा का पूरा डाउनलोड भी होता है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाता है आपके मोबाइल पे।
लेकिन यही काम जब कंप्यूटर में करना होता है तो वो नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि कंप्यूटर में इस तरह का कोई ऐप स्टोर नहीं होता है, कोई ऐसा वो नहीं होता जहाँ से हम ऐप सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड कर सकें। वहाँ पर या तो आप नेट से डाउनलोड करेंगे या फिर उसको परचेज़ करेंगे या फिर किसी से वो ले लेंगे। मान लो किसी के पास पहले से पड़ा हुआ है तो उससे लेकर हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो मोबाइल में इंस्टॉल करने का प्रोसीजर अलग होता है और कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने का प्रोसीजर अलग होता है। मोबाइल पे आप लोग नॉर्मली इंस्टॉल कर लेते हो, कोई बहुत बड़ा मैटर उसमें नहीं होता है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा, उसको कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। किस तरह से वो आप लोग सबने इंस्टॉल करके देखा होगा कि इस तरह से कोई भी ऐप हो, सब जितने लोग आपकी क्लास में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं सबको पता है कि कैसे प्ले स्टोर से आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर लास्ट जो इसका टॉपिक आता है वो है डेवलपिंग योर ओन ऐप। हम अपने ऐप का खुद कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के सिस्टम हैं, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हैं जो ऐप बनाने में हेल्प करती है। जैसे www.applepie.com करके एक वेबसाइट है। ठीक है, और ऐप्स बार है, इस तरह की कुछ वेबसाइट हैं जो इसमें कि थोड़ी बहुत हम आपको ट्रेनिंग या थोड़ा बहुत ऐसा डेटा प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि हम लोग ऐप डेवलप कर सकें। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐप डेवलप करके दिखाऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ आप यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ से कैसे होता है, क्योंकि वो इतना इजी काम नहीं होता है कि उसको ऐप आपको डेवलप करके दिखा दे कि हाँ देखो ये ऐप बन गया। लेकिन कुछ कुछ इस तरह उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो कोई ऐप डेवलप करता है। जैसे टीवी में दिखाते हैं कि बच्चे, एक छोटे बच्चे ने ऐप डेवलप कर लिया और लोग लाइन लगाए हुए हैं उस पर ऐप पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो मतलब रेयरली ही पॉसिबल है। क्योंकि वो कोडिंग, जो भी कोडिंग वाला पार्ट होता है वो 7, 8, 10, 12 साल के बच्चों में जल्दी डेवलप होता नहीं है। बहुत बड़े बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी सारी पढ़ाई कर ली है तो उनको भले वो जल्दी समझ में आ जाए, लेकिन ये जो दिखाते हैं और कई सारी वेबसाइट्स का ऐड दिखाते हैं कि वो दावा करते हैं कि वो मतलब वो 8 से 12 साल या 12 से साल के बच्चों को वो कोडिंग सिखाएंगे, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, हर केस में नहीं है। जनरल सभी बच्चे नहीं सीख सकते, उसके लिए पहले बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज भी ज़रूरी होनी होती है। बाकी सब्जेक्ट में जब थोड़ा उस तरह का मेंटल लेवल डेवलप हो जाता है तभी वो सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो खैर एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ मेन बताने के पीछे रीज़न यही है कि किस तरह से, मतलब ये ऐप डेवलपमेंट की कुछ वेबसाइट है, लेकिन वो वेबसाइट सिर्फ ऐसा नहीं कि वो आप डायरेक्टली एक्सेस करके आप उसको ऐप डेवलप कर लोगे, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आती हैं। भाई व्हाट्सएप जैसी ऐप जिसने बनाई है तो वो बहुत सारे मेहनत के बाद और बहुत मेंटेनेंस के बाद ही वो ऐप चल रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो बहुत इजी था तो कोई भी बना लेता, तो कोई भी नहीं उसे बना सकता। उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों का कई सालों का उसमें वर्क होता है, तब जाकर एक ऐप डेवलप हो पाती है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट के बारे में ये चैप्टर है, ना कि ऐप डेवलपमेंट यहाँ पर करवाया जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक है। इसमें आपको बुक की रीडिंग भी करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं और बुक की एक्सरसाइज भी लर्न करनी है। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, घुमा कर भी हो सकता है। क्वेश्चन आंसर्स के बीच में से भी क्वेश्चन बनाकर हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तभी वो आप लोग पेपर दे पाएंगे। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, उसमें 10 लगभग होंगे आपके, 10 या 12 होंगे आपके 1 वर्ड वाले, उसमें फिर 10 लगभग फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और 10 होंगे 1 सेंटेंस वाले। 1 सेंटेंस वाले में वो अगर 1 वर्ड भी यूज होगा तो भी आपको 1 सेंटेंस में पूरा आंसर लिखना होगा, और 5 होंगे MCQ। तो टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 1 वर्ड जो आंसर इन 1 सेंटेंस है वो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो वो 15 नंबर में आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद के जो 5 चैप्टर आपके और बचते हैं, तो अगर स्कूल खुलता है तो उस तरह पढ़ाई जाएंगी, और स्कूल नहीं भी खुलता है तो जैसे चल रहा है इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हाफ ईयरली के बाद उन सारे चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे।